दोस्तों, कभी कभी कातिल कत्ल करने के बाद लाश को छुपाने के चक्कर में कुछ ऐसा कर गुजरता है जिसे सुनने के बाद इंसानियत पर से भी भरोसा उठ जाता है। आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी एक ऐसी ही घटना है, जहां कातिल अपने जुर्म को छुपाने के लिए लाश के छोटे छोटे करीब 300 टुकड़े कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। असल में हुआ ये कि एक महिला गायब हो जाती है और 20 दिन बाद उसकी लाश 22 टिफिन में बंद 300 टुकड़ों में मिलती है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि ये महिला कोई मामूली महिला नहीं थी, बल्कि इंडियन आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल और शहर के जानी मानी डॉक्टर की वाइफ थी। तो अब ऐसे में आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल की वाइफ की ये हालत कर सके, और ये पूरा केस क्या था जिसके खुलासे ने पूरे शहर में सनसनी मचा दी थी। तो चलिए जानते हैं सब कुछ आज की इस कहानी में। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में नायपल्ली नाम की एक जगह है। इसी जगह में एक बड़े से बंगले में इंडियन आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सोमनाथ परिदा अपनी पत्नी उषा श्री के साथ रहा करते थे। सोमनाथ परिदा ने 1970 में इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी, जबकि वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर रहते हुए 1998 में आर्मी से रिटायर हुए थे। आर्मी में वो बतौर डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे थे। डॉक्टर सोमनाथ परिदा की गिनती आर्मी के बेस्ट सर्जन में की जाती थी। आर्मी से रिटायरमेंट के बाद इन्होंने लंबे समय तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के लिए भी काम किया था। जब ये भुवनेश्वर में अपने घर पर रहने लगे तो इन्होंने अपना खुद का एक प्राइवेट क्लिनिक स्टार्ट कर लिया। डॉक्टर सोमनाथ परिदा और उषा श्री के 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा डॉक्टर बनने के बाद अमेरिका में सेटल हो गया था, जबकि छोटी बेटी शादी के बाद दुबई में सेटल हो गई थी। दोनों बच्चे दूर रहते थे, मगर फोन पर वो अपनी माँ से अक्सर बातें किया करते थे। सोमनाथ परिदा कुछ अलग ही मिजाज के थे। इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। इस कारण से उनकी किसी से भी ज्यादा बनती नहीं थी। यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। सामाजिक रूप से भी वो खुद को सबसे अलग ही रखते थे, जिसकी वजह से न ही कोई उनका दोस्त उनसे मिलने आता था और न ही कोई रिश्तेदार। कहने को तो उनका घर एक बड़ा सा विला था, मगर उसमें इन दोनों पति पत्नी के अलावा और कोई नहीं रहता था। यहाँ तक कि कुछ लोग तो सोमनाथ परिदा के इस बड़े से बंगले को भूतिया घर भी कहते थे। सोमनाथ परिदा का एक खास रूटीन था, जिसके मुताबिक वो शाम को 6 बजे सो जाया करते थे और सुबह 3 बजे जग जाया करते थे। सोमनाथ परिदा की पत्नी की बात करें तो वो भी अपने पति के गुस्सैल रवैये की वजह से ज्यादा कहीं आती जाती नहीं थी और न ही किसी से ज्यादा फोन पर बात करती थी। हफ्ते में 1-2 बार बच्चों से फोन पर बातें हो जाती थी। बस इसी तरह दोनों पति पत्नी का समय कट रहा था। जून 2013 में सोमनाथ परिदा के बड़े बेटे ने अपने पिता को फोन किया और पूछा कि कुछ दिनों से माँ का फोन बंद आ रहा है, कहाँ है मेरी माँ, बात करवाइए। इस पर सोमनाथ परिदा अपने बेटे से कहते हैं कि तुम्हारी माँ कुछ दिन पहले ही अपनी बेटी के पास दुबई गई है। इतना सुनने के बाद वो दुबई में रह रही अपनी बहन के पास फोन करता है और माँ के बारे में पूछता है। इस पर बहन बताती है कि माँ तो दुबई में मेरे पास आई ही नहीं, और तो और पिछले कुछ दिनों से तो माँ से हमारी कोई बात भी नहीं हुई है। अब बेटा एक बार फिर से अपने पिता के पास फोन करता है और कहता है कि आप झूठ बोल रहे हो, माँ तो दुबई गई ही नहीं। इस पर सोमनाथ परिदा अपने बेटे पर ही चिल्लाने लगता है और फोन काट देता है। जिसके बाद उनका बेटा कई बार उन्हें फोन करता है, मगर सोमनाथ परिदा फोन नहीं उठाता। अब थक हार कर बेटा भुवनेश्वर में ही रह रहे अपने मामा के पास फोन करता है और उनसे कहता है कि आप घर पर जाकर देखिए कि माँ कहाँ गई है, क्योंकि पिताजी कह रहे हैं कि वो दुबई में है, जबकि बहन ने बताया है कि माँ तो दुबई आई ही नहीं। इतना सुनने के बाद रंजन समल अपनी एक अन्य बहन के साथ सोमनाथ परिदा के घर पर जाते हैं। वो दरवाजे पर काफी देर तक खटखटाते हैं, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। काफी देर बाद दरवाजे के बगल की एक छोटी सी खिड़की खुलती है, जहाँ से सोमनाथ परिदा इन दोनों से कहता है कि तुम्हारी बहन दुबई गई है, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, यहाँ से चले जाओ तुम लोग। इस पर रंजन अपने जीजा सोमनाथ परिदा से कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो दुबई नहीं गई है। इतना सुनते ही सोमनाथ परिदा उन लोगों पर भी चिल्लाने लगता है और खिड़की भी बंद करके अंदर बैठ जाता है। इसके बाद बाहर खड़े वो लोग काफी देर तक दरवाजा पीटते हैं, मगर दरवाजा नहीं खुलता। अब रंजन को अपनी बहन की चिंता होने लगती है, जिसके बाद वो तुरंत पास के ही नयापल्ली पुलिस स्टेशन चला जाता है और पुलिस वालों को उषा श्री के गायब होने तथा सोमनाथ परिदा की हरकतों के बारे में बताता है।
पूरी बात सुनकर पुलिस तुरंत सोमनाथ परिदा के घर पर पहुंचती है और वो भी दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है, मगर सोमनाथ परिदा अब भी दरवाजा नहीं खोलता। जिसके बाद पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस आते हैं। जब वो घर के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सोमनाथ परिदा बड़ी ही शांति के साथ अपने लिविंग रूम के सोफे पर बैठा हुआ था। अब क्योंकि घर के अंदर से कुछ दुर्गंध महसूस हो रही थी, इसलिए पुलिस वाले ये समझने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है। वे लोग घर के हर कोने की तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी लेते हुए जब वे सोमनाथ परिदा के बेडरूम में जाते हैं तो वहाँ उन्हें 2 बड़े से बक्से दिखाई देते हैं। ये वही बक्से थे जिसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी में रहते हुए सोमनाथ परिदा किया करते थे। पहले पुलिस वालों को लगता है कि सोमनाथ परिदा ने इन बक्सों में आर्मी से जुड़ी अपनी यादों को सहेज कर रखा होगा, मगर जब पुलिस वाले उन बक्सों को खोल कर देखते हैं तो वो सामान की बजाय टिफिन से भरा हुआ था। दोनों बक्सों में कुल मिलाकर 22 स्टील के टिफिन थे। इतनी अधिक संख्या में टिफिन देखकर पुलिस चौंक जाती है और जब पुलिस वाले उन टिफिन को खोल कर देखते हैं तो सभी के होश उड़ जाते हैं। टिफिन में मांस के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए थे। एक के बाद एक सभी 22 टिफिन को खोला जाता है। पता चलता है कि सभी टिफिन मांस के टुकड़ों से ही भरा हुआ है। पहली ही नजर में पता चल जाता है कि ये इंसानी मांस के टुकड़े हैं। इन टुकड़ों को बड़ी ही सफाई के साथ काटा गया था। इन टुकड़ों के बारे में पूछे जाने पर सोमनाथ परिदा कहते हैं कि टुकड़ा उनकी पत्नी उषा श्री का ही है। दरअसल मेरी पत्नी साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। अचानक एक दिन उषा श्री ने अपना सर जमीन पर जोर जोर से पटकना शुरू कर दिया और उसने इतनी देर तक अपना सर पटका कि उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने मुझसे कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार शिरडी में करना। उषा की इच्छा अनुसार उसे ऐसे ही शिरडी ले जाना मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए मैंने लाश के टुकड़े करके टिफिन में बंद कर दिए ताकि मैं एक एक करके उन टिफिन को शिरडी ले जाऊं और वहां उषा का अंतिम संस्कार कर दूं। ये सुनकर पुलिस वालों को बहुत अजीब लगता है। किसी को सोमनाथ की बात पर विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई कैसे खुद ही अपना सर पटक पटक कर मर सकता है। इसलिए पुलिस वाले सोमनाथ परिदा से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करते हैं। उधर जब उन टुकड़ों की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि उन टुकड़ों में सिर वाला हिस्सा शामिल नहीं है। इसलिए अब सर की खोज शुरू होती है और ये खोज घर के अंदर बड़े से टेबल के ऊपर जाकर खत्म होती है। दरअसल सोमनाथ परिदा ने उषा का सिर काटकर हॉल के बीचों बीच रखे बड़े से टेबल पर ऐसे ढककर रखा हुआ था कि किसी को भी पता ना चले। सिर काफी हद तक सड़ चुका था। हालांकि बदबू कम थी क्योंकि बदबू छुपाने के लिए सोमनाथ ने खास केमिकल का उपयोग किया था। कटे हुए सर को टेबल पर रखने की वजह जब पुलिस वालों ने सोमनाथ परिदा से पूछी तो उसने जो बताया वो बेहद ही हैरान करने वाला था। सोमनाथ के मुताबिक वो हर रोज घंटों उसी टेबल के सामने बैठकर अपनी पत्नी उषा के कटे सिर से बातें किया करता था। सोमनाथ परिदा ने जो आत्महत्या वाली कहानी पुलिस को बताई थी उस कहानी पर पुलिस को जरा भी यकीन नहीं होता, जिसके बाद पुलिस कड़ाई से सोमनाथ से पूछताछ करती है और फिर सोमनाथ परिदा पुलिस को सारी सच्चाई बताता है। असल में दोस्तों उषा श्री को शक था कि सोमनाथ का चक्कर उसके ही क्लिनिक में काम करने वाली एक लड़की के साथ चल रहा है। इस बात को लेकर अक्सर सोमनाथ परिदा और उषा श्री के बीच लड़ाइयाँ होती थी। 3 जून 2013 को भी इसी बात को लेकर ही दोनों में लड़ाई हुई थी और बात इतनी बढ़ गई कि सोमनाथ परिदा ने पास में ही रखे स्टील के टॉर्च से उषा श्री के सर पर वार कर दिया। ये वार इतना जोरदार था कि उषा श्री वहीं पर गिर गई और बेहोश हो गई। पत्नी के बेहोश होने के बावजूद भी सोमनाथ परिदा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने उन्हें तब तक टॉर्च से मारा जब तक कि उनकी जान नहीं ले ली। उषा श्री के मरने के बाद उनकी लाश को छुपाना सोमनाथ के लिए बड़ी चुनौती थी, इसलिए पहले तो उसने एक कमरे में लाश को रखकर कमरा बंद कर दिया और अगले दिन जब काम वाली आती है तो उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद वो पास के मार्केट में जाकर कुछ स्टील के टिफिन खरीद कर लाता है। अब घर में सोमनाथ परिदा के अलावा और कोई नहीं था। फिर उसने पहले दिन इत्मीनान से लाश के छोटे छोटे कुछ टुकड़े किए और उन्हें बाजार से लाए टिफिन में भर दिया। अब इसी तरह वो हर रोज एक नई दुकान से 2-3 टिफिन खरीदता था ताकि किसी को उस पर शक न हो और फिर उसी हिसाब से लाश के टुकड़े करके टिफिन में रख देता था। वो ऐसा तब तक करता रहा जब तक कि उषा श्री पूरी तरह टुकड़ों में नहीं बट गई। लाश की बदबू बाहर न फैले इसलिए सोमनाथ परिदा मार्केट से बड़ी मात्रा में बदबू छुपाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल भी खरीद कर लाता है। इसके अलावा वो घर में फिनाइल का भी छिड़काव करता था ताकि बाहर बदबू ना जाए।
इस खुलासे के बाद 22 जून 2013 को सोमनाथ परिदा को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। हत्या तथा सबूत मिटाने की धाराओं के तहत सोमनाथ परिदा पर मामले दर्ज किए जाते हैं और केस की सुनवाई खुर्दा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में शुरू होती है। सुनवाई के दौरान सोमनाथ परिदा का बेटा और बेटी भी अमेरिका और दुबई से वापस आते हैं और अपने पिता के खिलाफ कोर्ट में गवाही देते हैं। बेटा बेटी द्वारा दी गई गवाही तथा पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूत से साफ हो जाता है कि सोमनाथ परिदा ने ही अपनी पत्नी की हत्या की और फिर उसके शव को 300 टुकड़ों में काटकर टिफिन में रख दिया। सेशन कोर्ट द्वारा उषा श्री की हत्या का दोषी करार देते हुए सोमनाथ परिदा को 25 फरवरी 2020 को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। फिलहाल सोमनाथ परिदा की उम्र 80 साल है और वो भुवनेश्वर के पास मौजूद झारपाड़ा जेल में अपने जुर्म की सजा काट रहा है। पुलिस की जांच पड़ताल में ये भी खुलासा होता है कि वो रात में अक्सर अपनी पत्नी के शव के टुकड़े करता था, जबकि दिन भर क्लिनिक में बिजी रहता था और क्लिनिक में बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता था। यहाँ तक कि पत्नी की हत्या के बाद उसने क्लिनिक में बड़ी धूमधाम से अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कहानी पहुँच सके। साल 2015 कनाडा शहर में एक कार ड्राइवर सुबह सुबह अपने पैसेंजर को पिकअप करने जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक लाश दिखाई देती है। जब वो कार से उतरकर उस लाश के पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये लाश एक लड़की की है और उसके गर्दन पे गला दबाने का निशान साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर कार ड्राइवर डर जाता है और वो तुरंत पुलिस को कॉल करके इस डेड बॉडी की सूचना देता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और उस लड़की की लाश का मुआयना करना शुरू कर देती है। तब पुलिस को पता चलता है कि लड़की के गले पर काफी गहरा निशान है। लड़की के शरीर पर बहुत सारे टैटू बने हुए थे, जिसे देखकर लग रहा था कि लड़की टैटू की शौकीन थी। पर यहाँ पुलिस के लिए मुसीबत ये थी कि उस लाश के पास से पुलिस को कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे कि पुलिस उस लड़की या कह ले लाश की पहचान कर सके। पर हाँ, यहाँ पुलिस को लाश के पास एक बेल्ट मिलता है, जिसे देखकर ये जरूर लग रहा था कि कातिल ने इस लड़की का गला इसी बेल्ट से दबाया होगा। इसके बाद पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब यहाँ पुलिस के पास उस लाश और बेल्ट के अलावा और कोई जानकारी नहीं मिलती है। ऐसे में पुलिस के लिए सबसे जरूरी सवाल ये बन गया था कि आखिर ये लाश किस लड़की की है और यहाँ तक कैसे पहुँची। क्या कातिल उसका जानने वाला है या किसी अनजान व्यक्ति ने उसे अकेला पाकर उसका कत्ल किया। ये सभी सवाल पुलिस के लिए एक पहेली की तरह बने हुए थे और पुलिस ये जानती थी कि उनके लिए इस पहेली को सुलझा पाना आसान नहीं होगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आगे कहानी में पुलिस उस लाश की पहचान के लिए उसकी फोटो को सोशल मीडिया साइट्स पे डाल देती है और उसके कुछ पोस्टर भी आसपास के इलाकों में लगा देती है। अगले ही दिन एक लड़की पुलिस स्टेशन आती है और बोलती है कि मेरा नाम चेनी रोज है और मैं इस लड़की को पहचानती हूँ। पुलिस चेनी रोज से पूछती है कि आप इस लड़की को कैसे जानती हो, तो वो बताती है कि इसका नाम ब्रिटनी है और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। चेनी ने आगे बताया कि 25 मार्च 2015 की रात वो और ब्रिटनी दोनों एक बार में गए थे। उस बार का नाम सेस्कटोन ग्रिल बार था। वहाँ वो दोनों शराब और सिगरेट पी रहे थे। थोड़ी देर बाद उनका लाइटर कहीं गुम हो गया, जिसकी वजह से सिगरेट जलाने के लिए ब्रिटनी ने पास में खड़े एक लड़के से लाइटर मांगा। सिगरेट पीने के बाद चेनी डांस करने के लिए डांस फ्लोर पर चली गई। जब वो वापस आई तो देखा ब्रिटनी उस लड़के के साथ काफी घुल मिल गई थी। इसके बाद ब्रिटनी ने उस लड़के के साथ नाइट आउट का प्लान बनाया और वो उसके साथ वहां से निकल गई। चेनी को भी अपने अंकल से मिलने उनके शेल्टर होम जाना था, इसलिए वो भी वहां से निकल गई। अगले दिन चेनी ने ब्रिटनी को कॉल भी किया पर उसने कॉल नहीं उठाया। जब चेनी पुलिस द्वारा सर्कुलेट की गई ब्रिटनी की फोटो देखती है तब वो उसके बारे में पता करने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाती है। चेनी ने पुलिस को ब्रिटनी का वो फेसबुक पोस्ट भी दिखाया
जिसमें दोनों साथ पार्टी करते नजर आ रहे थे। पुलिस को अब उस लड़के को ढूंढ निकालना था जिसके साथ ब्रिटनी नाइट आउट पर गई थी। इसके बाद पुलिस चेनी के बताए गए उस बार में छानबीन के लिए जाती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उस लड़के का कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था। इसी बीच जब पुलिस उस बार की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। 25 मार्च की रात सीसीटीवी फुटेज में ना ही चेनी कहीं दिखाई दे रही थी और ना ही ब्रिटनी। सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पुलिस अब चेनी के ऊपर शक करना शुरू कर देती है। उन्हें लगता है कि चेनी उस रात की कोई न कोई बात जरूर उनसे छुपा रही है। इसके बाद पुलिस फिर से चेनी को पूछताछ के लिए बुलाती है। पुलिस चेनी से पूछती है कि हमने उस रात की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की, पर तुम दोनों उस सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हो। यहाँ पे चेनी अपने जवाबों से किसी तरह पुलिस को कन्विंस कर लेती है। चेनी ने अपने उस अंकल की बात भी पुलिस वालों से कराई जिससे चेनी उस रात मिलने गई थी। अब पुलिस को चेनी के पक्ष में एक गवाह भी मिल चुका था, इसलिए पुलिस चेनी की बात फिर से मान जाती है और पुलिस फिर से उस लड़के की खोज में निकल पड़ती है जिसके बारे में चेनी ने पुलिस वालों को बताया था। धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं पर पुलिस को वो लड़का नहीं मिलता, और मिलता भी कैसे, जब कोई लड़का होता तब तो मिलता। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी में किसी भी लड़के का कोई रोल था ही नहीं। ये कहानी चेनी की बनाई एक मनगढ़ंत कहानी थी, सिर्फ और सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए। पर वो कहते हैं ना दोस्तों कि कातिल कितनी भी कोशिश कर ले अपने गुनाह को छुपाने की, पर एक दिन सच सामने आ ही जाता है। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2 साल बाद एक पुलिस ऑफिसर की नज़र अचानक ब्रिटनी के उस फेसबुक पोस्ट वाली फोटो पर जा टिकती है जिसे चेनी ने सबूत के तौर पर खुद ही पुलिस को दिया था। ये फोटो ब्रिटनी ने उस वक्त ली थी जब ये दोनों पार्टी करने के लिए जा रही थी। इस फोटो में चेनी ने जो बेल्ट पहनी थी वो सेम वही बेल्ट थी जो पुलिस को ब्रिटनी की लाश के पास से मिली थी, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया भी गया था कि ब्रिटनी के गले को उसी बेल्ट से दबाया गया था। अब जाकर पहली बार पुलिस को इस केस में चेनी के खिलाफ कोई पक्का सबूत मिला था। पुलिस चेनी को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाती है और फिर उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। अपने खिलाफ सबूतों को देखकर चेनी टूट जाती है और उस रात की सारी कहानी पुलिस को बताती है। चेनी बताती है कि 25 मार्च 2015 की रात हम दोनों पार्टी के लिए गए थे, पर सस्कटोन ग्रिल बार में नहीं बल्कि किसी दूसरे बार में। वहाँ हमने खूब शराब पी। पार्टी के दौरान हम दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। असल में दोस्तों ब्रिटनी अक्सर किसी भी टॉपिक में खुद को चेनी से ज्यादा समझदार दिखाने की कोशिश करती थी, और ब्रिटनी की यही आदत चेनी को कभी भी पसंद नहीं आती थी। उस रात भी यही हुआ, पर बार में लोग बहुत ज्यादा थे और पार्टी का माहौल था, इसलिए चेनी ब्रिटनी से ज्यादा झगड़ा नहीं करती है। रात काफी हो चुकी थी। पार्टी से निकलने के बाद उन्हें कोई कैब नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो दोनों पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में फिर से उनके बीच में उसी बात को लेकर बहस होने लगती है। धीरे धीरे ये बहस एक बड़े झगड़े का रूप ले लेती है और दोनों आपस में एक दूसरे को मारने पीटने लगती हैं। इसी मारपीट के दौरान चेनी गुस्से में आकर ब्रिटनी का गला अपने बेल्ट से दबा देती है। शराब का नशा इतना ज्यादा था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब ब्रिटनी की सांसें थम गईं। जब उसे ये एहसास हुआ कि उसने अपने ही हाथों से अपने दोस्त का कत्ल कर दिया, तब वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद उसने लड़के वाली सारी कहानी बनाई ताकि पुलिस उस तक कभी पहुँच ही ना सके। चेनी के कबूलनामे के बाद पुलिस चेनी के खिलाफ 2nd डिग्री मर्डर का केस बनाकर उसे कोर्ट में पेश करती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी माना कि ये गैर इरादतन हत्या है और इसके लिए कोर्ट ने चेनी को 7 साल की सजा सुनाई। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कहानी पहुंच सके। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।